केस में सीबीआई टीम पीड़िता के गांव हुई रवाना, क्राइम सीन का करेगी मुआयना। धोखेबाज चीन की एक और नई चाल आई सामने। अब पेंगोंग झील में अंडर वाटर गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। पीएम मोदी आज करेंगे बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन, सोसाइटी का बदलेंगे नाम। और यूपी में ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को 6,000 रुपए सालाना देगी योगी सरकार, न्याय मिलने तक जारी रहेगी सहायता राशि। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चीन की नई चाल से। जी हां, भारत और चीन के बीच जब से लद्दाख सीमा पर तनाव शुरू हुआ है, तभी से चीनी सेना ने पेंगोंग झील के इलाके पर नजर बनानी शुरू कर दी है। चीनी सेना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स हाई स्पीड पेट्रोलिंग क्राफ्ट के जरिए पानी पर नजर बनाए हुए है, जिसमें आपको बता दें कि टाइप 305 और टाइप 928D बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अब चीन पेंगोंग त्सो की गहराई को जानने के लिए भी लगातार कोशिशें कर रहा है। अब इसके लिए चीन की ओर से दुनिया की ताजा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए काम की जाती है। और आपको यह भी बताते चले कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच चीन ने करीब 13 बोट तैनात कर दी हैं। फिंगर 4 की 2.5 किलोमीटर की दूरी पर फिंगर 5 के पास करीब 8 नई बोटों की संख्या को बढ़ाया गया है। साथ ही आपको बता दें, लेकिन अब जो ताज़ा स्थिति सामने आई है वो ऐसी है कि जाहिर तौर पर के ट्रेंड में है, और ये बताता है कि जो अब पहले तस्वीरें थीं उनमें बेहद तौर पर बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कि चीन अपनी गतिविधियों को किसी भी तरह से रोकने के लिए तैयार नहीं है। एक के बाद एक चीन की चालाकी उजागर हो रही है। अब जो ताजा तस्वीरें आई हैं उससे स्थिति और बदलती हुई नजर आ रही है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। रविंद्र, एक के बाद एक चीन की जो नापाक हरकतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब तो ये उजागर हो गया, जो नई तस्वीरें आई हैं वो बयां करती हैं कि चीन लगातार चालबाजी कर रहा है। जी बिल्कुल सुनील, देखिए जिस तरह से चीन लगातार अपनी विस्तारवाद नीति को बढ़ा रहा था और एक तरफ तो बाकी का दौर भी जारी रखा हुआ है, इसी वजह से चीन के ऊपर विश्वास करना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली स्थिति जो है वो अपना रहा है। 62 में भी जब युद्ध हुआ था तो हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए चाइना ने जो है पीठ में छुरा घोंपा था, और अब भी यही काम कर रहा है। लगातार एक तरफ तो बातचीत का सिलसिला जारी है और वहीं पेंगोंग झील पर जो है नजर गड़ाए हुए है। पहला हालांकि जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो तनाव चल रहा था, हालांकि उसमें चाइना को मार पड़ी है, उसके 100 से ज्यादा सैनिक जो है वो मारे गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बोट चाइना ने अब पेंगोंग लेक में उतारी है, उससे स्थिति यही साफ दर्शाती है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और बातचीत के जरिए मसले को हल करने की बात जो है वो कर रहा है। लेकिन उसका जो है हम कहें कि उसकी दोहरा रवैया आखिर कब तक सहता रहेगा भारत? क्योंकि एक तरफ तो जहां बैठकों का दौर चल रहा है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, 10-10 घंटे से ज्यादा की बैठकें चल रही हैं कि किसी भी तरह से मसलों को सुलझाया जाए, यहाँ पर अभी इस तरीके के हालात उत्पन्न न किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ चीन की गतिविधियां लगातार जारी हैं। ऐसे में भारत को अपने कदम पीछे नहीं लेने चाहिए। ऐसे में तो भारत को भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी तमाम जो गतिविधियां हैं उनको और आयाम देना चाहिए। बिल्कुल सुनील, देखिए जिस तरह से तनाव हुआ है, हालांकि भारत ने अपने जो फौजी हैं वहां पर तैनात कर दिए हैं। 40,000 से ज्यादा जो संख्या जो हमारे जवानों की है वो तैनात है। हालांकि अभी मौसम जो है सर्दी का शुरू हो चुका है। लद्दाख की बात करें या कारगिल या सियाचिन की बात करें तो वहां पर माइनस से नीचे जो है 40 डिग्री से नीचे तापमान जो है वो चला जाता है, जिससे बहुत ज्यादा मुश्किल होती है उन दिनों में।
और उसके लिए भारत की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि चाइना जो है सर्दियों के दिनों में, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सर्दियों के दिनों में ही चाइना जो है वो हमला कर सकता है। उसको देखते हुए भारत ने पूरी तैयारी जो है वो कर रखी है। अगर चाइना किसी प्रकार की हिमाकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो उसको मिलेगा। वो पहले वाला भारत नहीं रहा है, 62 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। और केंद्र सरकार में एक मजबूत सरकार जो है वो काम कर रही है, जिसके चलते अभी चाइना जो है फिलहाल अपनी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे रहा है। लेकिन अगर बात करें, एक ये भी संकेत मिलता है रविंद्र कि जिस तरह से चीन लगातार घाटी में गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, वहां कहीं ना कहीं हम लोगों ने सफलता हासिल की, भारत ने सफलता हासिल की है। वहां पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से भारतीय सेना तैयार है, फिर चाहे वो वायुसेना के द्वारा सीधे तौर पर यहाँ पर ये दिखाया गया हो कि वायुसेना और थल सेना भी लगातार तैयार है, लेकिन अब तो जल सेना को भी तैयार होना होगा उसी तरह से, क्योंकि अब सीधे तौर पर जो स्थिति देखने को मिल रही है वो पानी के जरिए चीन जो है घुसपैठ की कोशिश में है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं भारत को चाइना की चाल को समझना होगा। और जिस तरह से चाइना लगातार अपनी चालबाजियां दिखा रहा है, उसके चलते हालांकि भारत पूरी तरह से सक्षम है। चाइना क्योंकि हर गतिविधि को अगर चाइना कोई हिमाकत करता है तो उसकी हर हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत सक्षम है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बोर्ड के जरिए, अब जो हाई स्पीड बोट है उसके जरिए पैंगोंग लेक के अंदर अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, तो इससे भारत को भी सचेत होना होगा कि अगर उसकी गतिविधियां ज्यादा बढ़ती हैं, जो पैंगोंग झील का इलाका जो भारत के पास है, अगर वहां घुसपैठ होती है तो वहां पर उसको किस प्रकार से जवाब दिया जाए। सुनील, रविंद्र, अगर पैंगोंग झील की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह के समझौते हुए थे और किस तरह से उल्लंघन चीन के द्वारा अब किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो वोटों की संख्या है देखने में आ रहा है, ये चर्चा का विषय बनी हुई है और ये चिंताजनक स्थिति भी है कि वोटों की संख्या को लगातार चीन बढ़ाता जा रहा है, जबकि ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे वहाँ। इससे पहले ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई थी। जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि चाइना जो है लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ा रहा है। पहले जमीन जो है हथियाने की कोशिश करता रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां मुंह की खानी पड़ी है। अब हाई स्पीड बोट जो है उसके जरिए चाइना जो है अपनी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। और खास करके पैंगोंग लेक जो है, जो चाइना के पास है और जो भारत के पास है। अब जो भारत के अंदर पैंगोंग लेक का हिस्सा है, वो भी, उस पर भी चाइना अपनी नजर गड़ाए हुए है। लेकिन भारत के जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर कुछ ऐसी हरकत होती है तो वहां पर भारतीय सेना जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी रविंद्र, जो नई तकनीक है दुनिया में, उस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में ये माना जाए कि मंसूबे तो ठीक है ही नहीं चीन के, सीधे तौर पर ये जाहिर होता है, कई मोर्चों पर देखने को भी मिला है। लेकिन इस तकनीक को कैसे तोड़ा जाएगा, इस तकनीक को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा भारत की ओर से? देखिए, इसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर बन रही होगी भारतीय। हालांकि जिस तरह से हाई स्पीड बोट का जो इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, टाइप 305 टाइप 928D बोट का इस्तेमाल जो है चाइना कर रहा है हाई स्पीड पेट्रोलिंग क्राफ्ट के जरिए। तो कहीं ना कहीं भारत के जो जवान हैं, भारत के एजेंसीज हैं, उनकी भी नजर होगी इस पर और उसको लेकर जो है पूरी तरह से जवाब देने में कोई ना कोई रणनीति जरूर बन रही होगी। और लगता भी ऐसा है कि जिस तरह से तैयारी भारत ने कर रखी है, तो उसके लिए उसकी रणनीति जो है भारत की तैयार भी हो गई होगी। अगर ऐसी कुछ हिमाकत करता है तो उसको उसका जवाब जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल रविंद्र, जो तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तकनीक सीधे तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए काम में लाई जाती है। और ऐसे में वॉरफेयर जो सीधे तौर पर ये बताता है कि युद्ध के लिए तैयारी, तो जाहिर तौर पर यह देखना होगा कि अब भारत को किस तरह से इसका मुकाबला करना है और यहाँ मुंहतोड़ जवाब देना है। रविंद्र जी बिल्कुल, देखिए एंटी सबमरीन जो है उसकी तैयारी जो है वो जो नई तकनीक है वारफेयर के लिए। हालांकि युद्ध जैसे हालात तो बॉर्डर पर बने हुए हैं, अगर युद्ध होता है तो चाइना को उसका जवाब देने के लिए एंटी सबमरीन जो है वारफेयर तकनीक जो है वो लाई जाएगी। और उसके ऊपर काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। और जल्द ही अगर चाइना कुछ ऐसी हरकत करता है तो उसको जवाब जरूर मिलेगा। हालांकि तनाव के बीच में बातचीत का दौर जो है वो लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात ये है कि हालांकि चाइना जो है फिलहाल बातचीत के लिए पहल कर रहा है, बातचीत हो रही है। 7वें दौर तक की बातचीत जो है वो कल
चलती रही है लेकिन बेनतीजा रही। लेकिन अब देखना ये होगा कि चाइना आने वाले सर्दियों के दिनों में, खास करके हम बात करें जब सर्दियां शुरू होती हैं तो तभी चाइना कुछ इसी प्रकार की हरकत करता है, युद्ध करता है। तो ऐसे में भारत को उसके ऊपर नजर रखनी होगी और जो नई तकनीक है उसके जरिए उसको जवाब देने के लिए भारत को तैयार रहना होगा जी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तमाम एक्सपर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है रविंद्र के सीधे तौर पर भारत अब वो भारत नहीं है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि तमाम तकनीकी विषयों पर, तमाम तकनीकी पहलुओं पर भारत अब पूरी तरह से मजबूत है। ऐसे में चीन के हर एक नापाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाहे वो आर्मी की बात हो या फिर वायुसेना की बात हो या फिर जल सेना की बात हो, इन सभी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो चीन की एक और नई चाल सामने आई, लेकिन इस चाल को भांप लिया गया भारत के द्वारा और अब पता चल गया है कि आखिर चीन अब देखिए पानी के जरिए भी भारत की उन सीमाओं पर निगाह गड़ा रहा है जो कि सीधे तौर पर भारत के कब्जे में है। पेंगोंग झील की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी अब चीन की सीधे तौर पर नज़र देखने को मिल रही है, लेकिन इन मंसूबों को भारत कामयाब नहीं होने देगा। और अब बात करेंगे पहले इंसाफ फिर अस्थि विसर्जन की। जी हां, लखनऊ में अदालत की कार्यवाही में शामिल होकर पीड़ित परिवार देर रात वापस हाथरस पहुंच गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच 11 बजे के करीब पीड़ित परिवार अपने गांव पहुंचा। जी हां, पीड़ित परिवार ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वह अपनी बेटी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। पीड़िता का परिवार यूपी पुलिस की सुरक्षा में हाथरस से लखनऊ गया था और देर रात हाथरस लौटने के बाद पीड़िता के परिवार के लोगों ने कहा है कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी बेटी के शव को बिना इजाज़त के ही जला दिया गया था। तो वहीं लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना दर्द भी बयां किया। पीड़ित परिवार ने कहा कि इस मामले में जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वह अपनी बेटी की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे। इसके पहले जब हाथरस प्रशासन ने देर रात पीड़िता के शव को जला दिया था तो इससे नाराज पीड़ित परिवार ने काफ़ी समय तक चिता से पीड़िता की अस्थियों को नहीं उठाया था। आपको बता दें कि बाद में प्रशासन द्वारा न्याय और कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद ही पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी की अस्थियों को वहां से चुनकर उठाया और उन्हें कलश में रखा। साथ ही ये कह दिया गया कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक बेटी की अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा। जी हाँ, उन्होंने पूछा था डीएम साहब से कि आपने जो क्रिमेशन जो किया गया है कि इनकी पीड़िता परिवार की इजाज़त से किया गया, तो बोल रहे थे कि हाँ हमने तो इजाज़त पूछ ली थी। वो भी वहाँ पर झूठ बोल रहे थे बहुत ज़्यादा। क्या 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 कहा डीएम ने, किस कारण से उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला कि हमें पता चला था कि कुछ सुबह अगर नहीं करते हम क्रिमेशन तो सुबह काफ़ी लोग, काफ़ी तरह की पार्टियाँ, राजनीति वाले आने की कोशिश कर रहे थे। करीब 10,000 आदमी बता रहे थे वो। इस वजह से हमने दंगा फसाद के चक्कर में ये चीज़ करना पड़ा। और बता रहे थे कि जो बाबरी मस्जिद का जो वो भी आने वाला था, इसकी वजह से वो भी बता रहे थे। मतलब काफ़ी सारी उन्होंने वैसे झूठ बातें बताई। क्या नहीं, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। जाते समय ही हमने सभी गाड़ियों में बिस्किट, चिप्स, पानी वगैरह सब रखवा दिया था। और यहाँ से जब गए थे तो उत्तराखंड भवन में उनको लंच भी करवाया गया था, उसी के बाद गए थे। तो पूरी उनकी उसका पूरा ध्यान रखा गया था, कंफर्ट का, परिवार की सुरक्षा का और उनके कंफर्ट का। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, पहले इंसाफ फिर अस्थियों का विसर्जन होगा, ये परिवार की सीधे तौर पर मांग है। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से पीड़ित परिवार के साथ में हाथरस पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है और वहां के जिले प्रशासन का रवैया रहा है, उसको लेकर के कल पीड़ित परिवार जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई पर आया था, सबसे पहले उन्होंने इन्हीं बातों को रखा, यही शिकायत करी। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि सीबीआई रिपोर्ट जो है, सीबीआई की जो जांच चल रही है, इसकी जो रिपोर्ट हो उसको गोपनीय रखा जाए। दूसरी मांग उनकी है कि मामला यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए। और तीसरी मांग है कि मामला जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होता है तब तक परिवार को सुरक्षा प्रदान करी जाए। कहीं ना कहीं जिस तरीके का पुलिस प्रशासन का और हाथरस प्रशासन का रवैया रहा है, उससे पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं वो नाखुश नजर आए। कल जज के सामने उन्होंने तमाम वो बातें बताई जो उन्होंने झेली हैं और अपने वकील के माध्यम से उन्होंने ये मांग करी कि उनकी इन 3 मांगों को कोर्ट इस पर जल्द से जल्द फैसला लेगी। लेकिन ऐसे में सीबीआई गांव पहुंच चुकी है पुनीत, और जाहिर तौर पर गांव पहुंचने में ये भी देखने को मिल रहा है कि जब तक पीड़ित परिवार इस बात को लगातार दोहराता रहा और कोर्ट में क्या कुछ रहा, हालांकि उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी बेटी की अस्थियों तक को नहीं उठाया था,
क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से रात में उसको जला दिया था, उसके बाद हम लगातार उम्मीद कर रहे थे कि अब हमें न्याय मिलेगा, उसके बाद ही हम अपनी बेटी की अस्थियों को वहाँ से चिता से उठाकर लेकर आएंगे। बाद में भरोसा दिया गया, तब पीड़ित परिवार ने 3 से 4 दिन बाद अपनी बेटी की अस्थियों को वहाँ से उठाया और अब ये कह दिया जा रहा है कि जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे में कोर्ट में अदालती कार्रवाई की अगर बात की जाए पुनीत, तो किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली वहाँ पर और क्या कुछ फटकारें लगाई गई प्रशासन को? देखिए, इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और 12 अक्टूबर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई थी। हाथरस डीएम, हाथरस एसपी, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी, एलओ सहित तमाम गृह विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले कोर्ट ने फटकार लगाई कि आखिर एसपी को सस्पेंड किया गया तो डीएम को क्यों नहीं हटाया गया है। अगर डीएम वहां बने रहेंगे तो सीबीआई कैसे जांच करेगी और कैसे निष्पक्ष जांच का भरोसा आप पीड़िता के परिजनों को दिलाएंगे। पीड़िता के परिजनों ने पूरी शिकायत करी और उस पर गंभीर बिल्कुल, माननीय अदालत ने पुनीत, जैसा कि आपने बताया कि जो सख्त रुख अख्तियार किया, उससे साफ तौर पर ये लगा और हम लगातार पहले दिन से ही कह रहे थे कि अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाता तो शायद ऐसे हालात और इस तरह की स्थितियाँ प्रकट नहीं होती उत्तर प्रदेश में और हाथरस में। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर लापरवाही थी और इसीलिए इस लिहाज से ही अदालत ने प्रशासन को फटकार भी लगाई है। पुनीत, बने रहिएगा, जल्द लौटेंगे इस खबर पर। वक्त एक ब्रेक का है। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं हाथरस कांड को लेकर, हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर अब एक्शन शुरू हो चुका है। आपको ये बता दें कि इस एक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को सुना और उसके बाद पीड़ित परिवार ने अपना दर्द भी अदालत के सामने बयां किया। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में दूसरी ओर आज हाथरस में CBI पहुँचने वाली है, घटना का मुआयना किया जाएगा और उसके साथ ही इस पूरे मामले में सीन को रिक्रिएशन के साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि पीड़ित परिवार से भी पूछताछ की जा सकती है। यानी कि अब CBI ने पूरे तौर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। CBI की टीम घटनास्थल का दौरा कर सकती है। इतना ही नहीं, जो चंदपा थाना है वहां से भी इस केस से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज CBI अपने कब्जे में लेगी। इसके साथ ही ये भी बता दें आपको कि SIT की भी पूछताछ चल रही है, जिसको 10 दिन का समय बढ़ाकर SIT की टीम ने सरकार से अनुग्रह किया था कि 10 दिन का और समय दिया जाए इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए। तो SIT भी उधर जांच कर रही है, दूसरी तरफ CBI भी पहुंचेगी जो कि आज पीड़ित परिवार से पूछताछ कर सकती है। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पुनीत, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो SIT भी लगातार पूछताछ में जुटी हुई है, लेकिन CBI पहुंची है हाथरस। CBI ने मूव कर दिया हाथरस के लिए और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आज पीड़ित परिवार से CBI की पूछताछ भी हो सकती है।
देखिए दोनों अलग विषय हैं सुनील। एसआईटी जो है वो जांच कर रही है और सीबीआई विवेचना करेगी। एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर लापरवाही कहां पर रही, किन पुलिस कर्मियों से लापरवाही हुई, प्रशासन से क्या लापरवाही हुई, और सीधे तौर पर जांच के एंगल से विवेचना को ध्यान में रखते हुए, एफआईआर को ध्यान में रखते हुए शुरू से लेकर के और रात में 2:30 बजे जब अंतिम संस्कार किया गया तब तक कौन कौन लोग इसमें दोषी थे, किनकी वजह से ये कांड इतना चर्चित हुआ कि विपक्ष को हावी होने का मौका मिला। सीधे तौर पर देखा जाए तो एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है उसके आधार पर कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन सीबीआई जो विवेचना कर रही है, सीबीआई आज वहां पहुंचेगी, जो घटना स्थल था उसका मुआयना करेगी। उनके साथ जो फॉरेंसिक की टीम है उसमें एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। घटना के आसपास बताया जाता है कि 14 तारीख को आसपास के खेतों में काफी लोग मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ, सर्वप्रथम उन्हीं से पूछताछ हो सकती है क्योंकि वो लोग कुछ बातें कहना चाहते हैं, लेकिन मामला इतना बढ़ चुका है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर वो तौर पर पुनीत, अभी तो सीबीआई जब पहुंचेगी तो तमाम सारे जो अहम दस्तावेज हैं उनको एकत्रित किया जाएगा। हालांकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए अभी विवेचना की जाएगी, उसके बाद जो है सीधे तौर पर गहन जांच पड़ताल शुरू हो गई। लेकिन एसआईटी जो है लगातार जांच पड़ताल कर भी रही है और तमाम लोगों से पूछताछ भी कर रही है। बहुत शुक्रिया अपनी मोहन आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आपको ये बता दें कि हाथरस मामले में लगातार सीबीआई के साथ ही एसआईटी की भी जांच पड़ताल जारी है। पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों को, जो आरोपी बनाए गए, उनके साथ ही जो भी दोषी इस पूरे घटनाक्रम में हों, उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले, ये भी लगातार मांग उठ रही है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी निर्दोष इस पूरे घटनाक्रम में फंसता हुआ नजर ना आए, इसके लिए तमाम तरह से आवाज़ें उठनी भी शुरू हो गई हैं। लेकिन जांच एजेंसियां अब जांच में जुटी हुई हैं। संजीव हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संजीव, सीबीआई पहुंचेगी हाथरस और रिक्रिएशन की भी बात आ रही है कि देखिए रिक्रिएशन तो किया जाएगा सीन का, उसके साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि पीड़ित परिवार से पूछताछ होगी। एसआईटी भी लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे में सीबीआई की मूवमेंट की क्या कुछ अपडेट आपके पास? संजीव से संपर्क शायद नहीं हो पाया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको ये बता दें कि 2 नवंबर को अब पूरे घटनाक्रम की हाईकोर्ट में दोबारा से इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट के बाद अब हाथरस पहुंच चुका है परिवार और हाथरस में सीबीआई ने भी एंट्री ले ली है। और अब बात करेंगे जहरीली हवा की। जी हां, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक बड़ा ऐलान किया। दिल्ली में अब आपको ये बता दें कि कंडक्शन और डिमोलिशन साइट पर नियमों में बदलाव किया गया है और अब सभी छोटे बड़े साइट्स पर 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आपको ये बता दें कि इस बार की सर्दी की दस्तक से पहले ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। आलम यह है कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। एयर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है कि किस तरह से यहाँ हवा खराब हो चुकी है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आंखों में जलन भी होने लगी है। गोपाल राय का कहना है कि प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम शुरू किए जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में सुबह सैर सपाटे पर निकल रहे लोगों को लगातार दिक्कतें हो रही हैं। उनका कहना है कि अब राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सुबह सैर के लिए निकले एक व्यक्ति ने बताया कि प्रदूषण में सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं और साफ तौर पर हवा में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ कोरोना का खतरा भी है। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, लोग अब इस बात को कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तौर पर अगर ये देखा जाए तो एक और कोरोना महामारी का सिलसिला लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ अब सांस लेने में भी लोगों को दिक्कतें आने लगी हैं क्योंकि दिल्ली की हवा में सीधे तौर पर प्रदूषण का जो इंडेक्स है वो सीधे तौर पर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ा ऐलान किया। दिल्ली में अब कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट पर नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब सभी छोटे बड़े साइट्स पर 5 नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। आपको ये बता दें कि अभी सर्दी ने दस्तक दी है, इसके पहले ही हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। आलम यह है कि अक्टूबर के शुरुआती दिनों में ही दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इतना खराब हो गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आंखों में जलन हो रही है। गोपाल राय का कहना है कि प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया है। वहीं दिल्ली में सुबह सैर सपाटे पर निकले लोगों का कहना है कि अब राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है। सुबह सैर पर निकले व्यक्तियों ने बताया कि प्रदूषण में सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं और कोरोना का खतरा भी लगातार बना हुआ है। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार को कदम उठाए जाने चाहिए,
जरूरी कदम उठाकर किसी भी तरह से इस पूरे मामले पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए।